नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने अपर्णा यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति का कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को ढांढस बंधाया और कार्यक्रम में परिवार के करीबी लोग और कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही और ब्रह्मभोज कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव और समेत पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजनीतिक मतभेदों में से ऊपर उठकर संवेदना और सामाजिक सौहार्द की तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली में बसपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने फलता विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत को ऐतिहासिक बताया है। तरुण चुग ने कहा है कि फलता की जनता ने साफ संदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में भय, धमकी, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी जिस सीट को अपना आवेग किला मानती थी, वहां जनता ने बसपा को प्रचंड समर्थन देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। और बसपा नेता ने कहा है कि यहां लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत है और जनता ने टीएमसी के कथित सिंडिकेट मॉडल को करार जवाब दिया है। और तरुण चुग ने दावा किया है कि बंगाल में अब सिर्फ परिवर्तन की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है और तुष्टीकरण की राजनीतिक दम तोड़ रही है। चुनावी मैंडेट आया है, एकदम ऐतिहासिक हो गया इस बार, क्या कहेंगे इस पूरे? फाल्टा की जनता ने साफ कर दिया कि बंगाल अब तृणमूल के भय, धमकी, जिहाद और हिंसा की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है। लोकतंत्र की इस ऐतिहासिक जीत ने ममता बनर्जी की निर्ममता वाली दमनकारी मीडिया सिंडिकेट मॉडल को करारा जवाब दिया है। जिस सीट को टीएमसी अपना अभेद्य किला मानती थी, जनता ने अपने प्रचंड समर्थन देकर साबित कर दिया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर नहीं, सुनामी चल चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति दम तोड़ रही है। फाल्टा उपचुनाव का परिणाम यह संदेश देता है, जनता अब भय मुक्त मतदान चाहती है और कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, धमकियां, प्रशासनिक दबाव के बावजूद जनता ने लोकतंत्र को झंडा बुलंद किया है और ये बंगाल का परिवर्तन इस सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरा ऐसा स्टेट होगा जहां किस तरीके के कैंप्स भी होंगे। मैं मेयर रीटू तलवाड़े ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने को लेकर लोगों से खास अपील की है। रीटू तावड़े ने कहा है कि जितनी अधिक हो सके उतनी हरियाली बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर युवाओं से आगे आकर पौधारोपण अभियान में भाग लेने की अपील की। और मुंबई मेयर ने कहा है कि खुले क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा है कि आज लगाए गए पौधे भविष्य में लोगों को सुकून और बेहतर जीवन देंगे। मेयर ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से हरित अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मुझे तो मैं खुद एक फार्मर हूँ, मैं खुद एक शेतकरी हूँ, तो मेरा तो मिट्टी से जुड़ा हुआ है ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना हो सके उतना ग्रीनरी मेंटेन करो, ग्रीनरी बेल्ट मेंटेन करो। मुंबई पूरा कंक्रीट का है, जहाँ जहाँ पे ओपन स्पेस मिल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो रही है, ब्रिजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी जगह मिल रहा है, मैं युवाओं को यहाँ पे आह्वान करती हूँ कि आप आइए, मुझे मिलिए। मुंबई करके लड़के लड़कियां जो युवा है अपने, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ पे मुंबई में जितने भी ओपन स्पेस है वहाँ पे आप खुद भी उसके ऊपर स्टडी करके मेरे पास आइए। वहाँ पे लगने वाला डक्ट रहेगा, मिट्टी रहेगी, पौधे रहेंगे, देने का काम हम जरूर करेंगे। यहाँ पे 5 जून में
इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आज डीवाई पाटिल में भामला फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे आसिफ जी है, सहर जी है, उनके माध्यम से यहाँ पे आए। बहुत ही बड़े बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज, पंकजा ताई भी आई है, जय कुमार गोरे भी यहाँ पे आए हैं। तो एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये सिर्फ एक 5 जून के तहत या किसी ठराविक दिन के लिए ये सिर्फ मर्यादित नहीं होना चाहिए, इसका सातत्य होना चाहिए, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लोगों ने अगर देखो, हमको ग्रीनरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मुंबई में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मुंबई में बिल्डिंग्स काफी हो रहे हैं, लेकिन हम हमारे बिल्डिंग के नीचे अगर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे लगाएंगे तो भविष्य में जाके वो हमें जरूर सुकून देंगे। 5 जून को काटर रोड पे प्रधानमंत्री की सरकार पे काम कर, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। क्या राहुल गांधी की बात को सीरियस लेती है? 1 साल मैं एक ही शब्द में कहूंगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दिन में भी सपने देखने लगे, इंसान रात में देखते हैं और दिन में भी देखते हैं, तो उनको सपने देखने दो। हमें अपना काम करना है और हम काम करते रहेंगे। वो सिर्फ सपने ही देखते, क्योंकि उनको काम नहीं करना है, तो अभी उनके वक्तव्य ऐसे ही रहेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी देश की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं और युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हमेशा संकट के समय एकजुट होकर खड़ा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर जनता काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री की कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी की राजनीति बदल चुकी है और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। और गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। राहुल गांधी भारत को, देश को नहीं समझा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सड़ जाएगी। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी छोड़ना था, करोड़ों लोगों ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए सब्सिडी छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के अपील पर देश काम कर रहा है। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। सर, बंगाल में शेल्टर होम बन रहा है डिपोर्ट करने के लिए। रांची में बसपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में बसपा की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि फलता चुनाव पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थी। उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवार जहांगीर खान बीच चुनाव में ही पीछे हट गए हैं और अपना नाम वापस ले लिया। बसपा प्रवक्ता ने कहा है कि इसके बावजूद जनता बसपा को भारी समर्थन दिया और पार्टी 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश देता है और जनता बदलाव चाहती है। बसपा की इस जीत को पार्टी बंगाल में बढ़ते जनाधार और राजनीतिक मजबूती के तौर पर तरीके से पेश कर रही है। और जो डराने धमकाने का प्रकरण चला था उसकी हार हुई है। उन्होंने फालता का जो रिजल्ट आया वेस्ट बंगाल में, जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है फालता, उसके चुनाव नतीजे जो आए उसके बाद से उन्होंने ये बात कही है। देखिए, फालता के उपचुनाव में पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि उस समय अभिषेक बनर्जी ने सीना ठोक कर कहा था कि 7 जन भी लग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी या हमारे डायमंड हार्बर मॉडल, यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, डायमंड हार्बर मॉडल, इसको वो ध्वस्त नहीं कर सकती है। साहब, कौन से डायमंड हार्बर की वो बात कर रहे थे, सब ध्वस्त हो गया और उनका उम्मीदवार तो बीच में ही भाग खड़ा हुआ। वो जो खुद को पुष्पा कहता था, वो जहांगीर खान, तो बीच चुनाव में उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और टीएमसी वहाँ 1,30,40,000 वोटों से पीछे रह गई।
दूसरे नंबर में जो पार्टी आई मार्क्सिस्ट, वो भी 1 लाख से ज्यादा मतों से पीछे रही। भाजपा ने वहां पर 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की। और ये तो वही चुनाव था ना जहां पर इन्होंने भाजपा के जो ईवीएम का बटन था उसके आगे टेप चिपका दिया था। तो अति का अंत होता है और ये अति के जो राक्षस स्वरूप था, जो चुनाव जीतने का इनका मॉडल था, उसका अंत हो गया। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से खास अपील की है। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि फिटनेस और वेलनेस सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए पर्यावरण का स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा ग्रह स्वस्थ रहेगा तो लोग भी ज़्यादा स्वस्थ और बेहतर महसूस करेंगे। अभिनेत्री ने लोगों से जागरूक होकर अभी भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। और शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वृक्षारोपण और पर्यावरण बचाने में योगदान देना होगा। वेलनेस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हो सकता। If the planet is healthy, you will feel healthier. So उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे पंकजा जी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग सच्चाई है, क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। जागरूक होके अब काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर सकती है, यहाँ पे हर एक को अपनी जवाबदारी और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हमको ऐसे लगता है कि ये हमारा जन सिद्ध अधिकार है, ये अर्थ हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अर्थ के, अगर आप थोड़ा सा दृष्टिकोण को बदल दें तो बहुत चेंज दिखेगा आपको। तो इफ यू वांट चेंज, यू हैव टू बी द चेंज। यू रियली, एंड आई रियली बिलीव दैट अभी भी देर हुई नहीं है पानी को लेकर। और छोटी छोटी चीजें अगर आप बच्चों में एक बदलाव लेके आ सकते हैं। बच्चे आजकल बाहर जाके खेलते भी नहीं है, अर्थिंग ही नहीं होती। आप यू हैव टू हैव देम कनेक्टेड टू द अर्थ। जिस 5 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक हिस्ट्री में हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, कहाँ हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टीच योर चिल्ड्रन टू लीव द आईपैड, डिस्कनेक्ट, बी कनेक्टेड टू दी अर्थ। और सिर्फ एनवायरमेंट डे के दिन ही इस बात को हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात ना करते हुए कंटिन्यू करें इसको। वी हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। सो ब्रिंग अवेयरनेस टू योर सेल्फ, टू योर चिल्ड्रन। एंड आज जो ट्री प्लांटेशन का ड्राइव है, ये एक मुहिम है, एक अच्छे डायरेक्शन में। एंड दे से यू प्लांट अ ट्री टुडे, इट्स होप फॉर टुमारो। So we hope that we can see a better tomorrow. We see the climate change happening for the better. कोलकाता में पश्चिम बंगाल बसपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने राज्य के राजनीति और नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ेगी और आने वाले 100 दिनों में नई सरकार का काम जनता को साफ दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की पुरानी छवि अब बदल रही है और राज्य निवेश अनुकूल माहौल की ओर बढ़ चुका है। और बसपा नेता ने कहा है कि नई सरकार विकास, निवेश और बेहतर प्रशासन के जरिए लोगों का भरोसा जीतने का काम करेगी। समिक भट्टाचार्य के बयान को पश्चिम बंगाल में बसपा की राजनीति और राजनीतिक का विकास एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल में उद्योग का फील्ड में जो है उसको भय का बाहर लाना ये सरकार का काम है। हम यहाँ आकर के यही बोले कि हम सरकार देंगे, हमारा साथ सरकार का दोस्ती है, हम सरकार को सलाह दे सकते हैं, लेकिन सरकार शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व पे सरकार चलेगा। पश्चिम बंगाल का लोग जो दृश्य देखने के लिए वो एक आदि था, वो ये या पार्टी और सरकार के भीतर कोई अंतर नहीं है। पार्टी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एक है, इस बार वो नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व पे सरकार की जगह है, सरकार की तरफ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कमिट किया था उसका रक्षा करने के लिए हम लोग सरकार को सहयोग देंगे और 100 दिन का भीतर नया सरकार
क्या काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा। वो सारे लोगों को पास ये मैसेज चला जाएगा कि पुराना पश्चिम बंगाल का जो छवि था वो बदल गया है। आज का पश्चिम बंगाल एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बन गया। दिल्ली में बसपा सांसद गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गौरव भाटिया ने कहा है कि वैश्विक संकट के दौर में कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 85 दिनों में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता और मजबूती दिखाई ही है और तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। और बसपा सांसद ने राहुल गांधी के बयान पर दुख जताते हुए कहा है कि ऐसे समय में देश हित और आर्थिक मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है। जो प्रेस वार्ता है बहुत ही अहम प्रेस वार्ता है और ये प्रेस वार्ता जो कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बैठक में जो कहते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर एक वक्तव्य देते हैं, उस पर की जा रही है। और ये बड़े दुख की बात है। हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, वो स्वयं कमजोर हो गए हैं। और दूसरी तरफ पिछले 85 दिनों में हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी और 140 करोड़ भारतीय वो खड़े हो गए देश प्रेम में, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चुनौती है क्या? इस चुनौती को हम परास्त करेंगे और भारत और मजबूत होके निखर के निकलेगा। हरियाणा के जिंटे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईंधन बचत अभियान और सरकारी काफिलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वह आज भी केवल 3 गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल की वजह से 2 अतिरिक्त गाड़ियां रखनी पड़ती है, वरना अकेले वाहन से चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री भी अपने काफिलों की गाड़ियों की संख्या कम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां अभियान देश हित में चलाया जा रहा है और लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं। खट्टर ने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में जब ज़्यादा लोग इस अपील का पालन करेंगे तो इसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। कितना अमल किया है? मैं आज भी अपनी 3 गाड़ियों के काफिले में आया हूँ। हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमें तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आगे पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा तो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है वो भी देशों से कम मंगाओ, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई है।
जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए, हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भंडार बढ़ेगा तो हम देश में काफी चीजों को सुधार सकते हैं। अभी तेल में भी बहुत बड़ी मात्रा में और विदेशी मुद्रा खपत होती है, तो वो कैसे बचे। देश के हित के लिए सब काम जो अपील होगी उसको पूरा बांग्लादेश और हंगरी को रोकने के लिए सरकार क्या ईरान मुद्दे पर अमेरिकी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को लेकर कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी है और अमेरिका अब भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका के पास एक मजबूत प्रस्ताव मौजूद है जिसमें ईरान की ओर से दम भूमध्य को खुला रखने और परमाणु मुद्दे पर गंभीर समयबद्ध बातचीत शामिल है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को खड़े देशों समेत दुनिया के कई देशों का समर्थन मिल रहा है और ज़्यादातर देशों का मानना है कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए सही और व्यवहारिक कदम है। रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में खराब समझौता नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे विकल्प अपनाने से पहले अमेरिका कूटनीति को सफल होने का पूरा मौका देगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले समय में ईरान मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम बातचीत और फैसले देखने को मिल सकते हैं। There is a heat wave. All right. Anything new on Iran? We're still a work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. What's the holdup right now? Is there something that needs to be done? It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. Look, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very... फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।